नमस्कार। आज मैं आपको फिर रायबरेली की एक और घटना के बारे में बताऊंगा। बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत गंभीर घटना थी। बात ये थी कि 6 अक्टूबर 2013 को ककोरेलाल सन ऑफ रामफल, जो सराय परासू ऊंचाहार के ग्राम प्रधान थे, इन्होंने थाने पर आकर ये सूचना दी कि प्राथमिक विद्यालय मलकाना के पास झाड़ियों में एक 35 वर्ष की महिला और एक 1.5 वर्ष की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन काटकर उनकी हत्या की गई है। घटना गंभीर थी। सभी लोग भागे तुरंत वहाँ पर और ये देखा कि एक महिला और एक बच्ची, इनकी गर्दन काट दी गई है और दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई है। आसपास के लोगों को बुलाया गया, कोई भी इन दोनों को पहचान नहीं पा रहा था। यानी ये शव अज्ञात शव के रूप में जाने गए या अज्ञात शव के रूप में इनकी लिखा पढ़ी थाने पर होने लगी। चूँकि धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी, इसलिए थाने पर 916/13 क्राइम नंबर और धाराएं 302 और 201 हत्या और उससे संबंधित तथ्य को छुपाने के लिए ये धाराएं, इन धाराओं में एफआईआर अज्ञात महिला और बच्ची के की हत्या के लिए लिखी गई। इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी था ऊंचाहार का। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर था। उस ज़माने में बहुत गतिमान, बड़ा ऊर्जावान और बहुत इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर था। मैंने भी उसको वायरलेस सेट पे निर्देश किया कि मैं भी आ रहा हूँ, देखूँगा और इसको पता करने की कोशिश की जाए कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, हत्या यहीं की गई या कहीं और हत्या करके शव यहाँ पर लाया गया। मौके पर पहुँचा और मौके से ये पता लगा कि नहीं, हत्या तो यहीं हुई है, हत्या कहीं और नहीं हुई है। इसी बीच में एक और मेमो ऊंचाहार के CHC, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, बड़ा है वहाँ का, उच्चीकृत है, इसको CHC कहते हैं। वहाँ से एक मेमो थाने पर आया कि रात में करीब 11:15 बजे 2 लड़कियाँ, सोनिका और मोनिका, इनकी भी गर्दन कटी हुई थी, थाने पर लाई गई थीं और थाने से चूँकि इनकी हालत सीरियस थी, इनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर राम सुमेर कटियार को ये काम दिया गया कि आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली जाके इन दोनों बच्चियों को, दोनों जो बच्चियाँ छोटी थीं, एक 9 साल की, एक 7 साल की, कि इनके बारे में पूछें, ये कहाँ की हैं और कहाँ से आई हैं, क्या इनके साथ हुआ है, पूरी घटना का विवरण वहाँ से पता करके ले आएँ। राम सुमेर वहाँ पहुँचे और दिन हो गई काफ़ी, 12-1 बज गए। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी दोनों बेहोश हैं और दोनों का गला काटा गया है। एक का तो जो वोकल कॉर्ड होता है, लैरिंक्स जिसे कहते हैं, वो डैमेज हो गया है, वो उसको तो बोलने में काफ़ी समय लगेगा। दूसरे का भी डैमेज हुआ है, लेकिन उसको ऑपरेट करके और उसमें उसे सिल दिया गया है और अगर होश में आई तो ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल पाएगी। खैर, वहाँ पर थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में मोनिका को होश आ गया। मोनिका उनमें से बड़ी थी, उसको होश आ गया। उसे जो भी डॉक्टरों ने खिलाया वो बोलने लायक हो गई, उसे बिठाया गया। राम सुमेर कटियार ने उससे बातचीत करनी शुरू की। उसने बताया कि 5 अक्टूबर को ग्राम किसोई, किसोई एक गांव है, सुल्तानपुर घोष थाना है फतेहपुर में, वहाँ गांव है। वहाँ से ये लोग गंगा पार करके इसकी माँ नीलू और दोनों बहनें सोनिका, मोनिका और छोटी बहन 1.5 वर्ष की विनीता, ये लोग वहाँ से नाव पर के पार करके इस तरफ ऊंचाहार की तरफ आए और वहाँ जहाँ पर घाट ख़त्म होता है वहाँ गांव है खरौली, वहाँ पर मिले। खरौली में इन बच्चों के मामा अनिल नाई उर्फ टिंकू
और इन बच्चों के पिता छोटे नाई ये दोनों वहाँ पर पहले से मौजूद थे। वहाँ से ये लोग टेम्पो पकड़ के और फिर ऊंचाहार कस्बे तक आए। कस्बे से थोड़ी दूर पर एक दूसरा स्टेशन है वहाँ का, अरखा रेलवे स्टेशन। तीनों बच्चियों और नीलू, इनको लेके ये दोनों ही लोग, छोटे नाई और अनिल उर्फ टिंकू, ये वहाँ पहुँचे। वहाँ पर बच्चों के एक मौसा राधेश्याम नाई पहले से मौजूद थे। वहाँ इन्होंने कुछ चिप्स और इन सब चीज़ों को बच्चों को दिया। नीलू ने भी खाया और फिर सोनिका मोनिका से ये कहा कि बेटा आप लोग यहाँ पर बैठो इस बेंच पर, तब तक हम इसको, विनीता को और नीलू को मौसा यानी राधेश्याम नाई के यहाँ छोड़ के आते हैं। जब वहाँ से लौट के आ जाएंगे तब यहाँ से हम लोग अपने घर चलेंगे। खैर, विनीता जो उसकी 1.5 साल की बच्ची थी, नीलू, अनिल उर्फ टिंकू यानी नीलू का सगा भाई, नीलू के पति छोटे और नीलू के बहनोई राधेश्याम, यानी 3 आदमी, एक महिला और एक बच्ची को लेके स्टेशन से बाहर निकले। सोनिका और मोनिका को कहा कि तुम लोग यहीं पर इंतज़ार करना, हम मौसा के यहाँ छोड़ के और आएंगे तब तुम लोगों को साथ ले चलेंगे। जैसे ही वो लोग स्टेशन के गेट के बाहर निकल गए, अंधेरा था और आँखों से ओझल होने लगे, तो इन दोनों बच्चों से भी नहीं रहा गया, सोनिका और मोनिका से। ये दोनों बेंच पर से उठी और उनके पीछे पीछे, जहाँ उनका साया दिखाई दे रहा था, उनके पीछे पीछे चल दी। दूरी ज़्यादा थी और लेकिन वो मोनिका का ये कहना था कि मुझे दिख रहे थे कि वो छोटी वाली जो उसकी बहन थी वो ज़्यादा दिख रही थी और बाकी आकृतियाँ दिख रही थी कि सब लोग आगे जा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद जैसा उसकी समझ में आया कि मेरी माँ को मेरे पिताजी और मेरे मौसा जी ने, दोनों लोगों ने एक एक हाथ पकड़ लिया उसका, और तब तक मेरे मामा अनिल ने उसके गर्दन पर चाकुओं से कई वार कर दिए। माँ की चीख निकली और चूँकि हमारी दूरी थी, हम भागे वहाँ, लेकिन तब तक उन्होंने, माँ मेरी नीचे गिर गई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, और जो मेरी बहन थी विनीता, उसके भी गर्दन पे कई चाकू मार दिए उन लोगों ने। भागते भागते जब नज़दीक जाके हमने देखा कि मेरी माँ तड़प रही है और खून बहुत बह रहा है, मेरी बहन, तो चिल्लाने लगी दोनों बहनें। उनकी चिल्लाहट सुन के इनके बच्चों के मामा यानी सोनिका मोनिका के मामा अनिल उर्फ टिंकू, अनिल नाई उर्फ टिंकू, इसने अपने दोनों बहनोइयों छोटे और राधेश्याम, इन दोनों से कहा कि देखो, गवाह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोनों ने जो कुछ देखा है, अगर ये गवाही देंगी तो सबको फांसी होगी। और लपक के इन दोनों की भी गर्दन पर एक एक करके वार करने शुरू कर दिए। इसी बीच, चूँकि वो चलता हुआ रास्ता है, स्टेशन अरखा रेलवे स्टेशन से और कस्बे की तरफ जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला उधर से उसकी लाइट दिखाई पड़ी और ये तीनों वहाँ से मेन रोड से खिसक के नीचे की तरफ जो झाड़ियाँ हैं वहाँ चले गए कि मोटरसाइकिल वाला जब चला जाएगा उसके बाद हम इन दोनों को भी जान से मार देंगे। जैसे ही मोटरसाइकिल वाला नज़दीक आया और मोटरसाइकिल के हेडलाइट में उसने 2 बच्चियों को खून से लथपथ देखा, तो वो वहीं पर रुक गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नीलू और विनीता की हत्या थोड़ा आगे हुई थी और उन्होंने उन दोनों को अर्धमूर्छित अवस्था में खींचकर सड़क के किनारे जहाँ गड्ढा भी था, खंती कहते हैं उसको, खाई कहते हैं, और पेड़ पौधे बहुत थे, उसमें डाल दिया था। इसीलिए मोटरसाइकिल वाले को उस समय, या गांव वाले जब आए, तो उन दोनों की बॉडी का पता नहीं लगा। मोटरसाइकिल वाले ने 2 बच्चियों को वहाँ घायल अवस्था में देखा, शोर मचाया, गांव वाले आ गए और गांव वालों ने देखा कि 2 बच्चियों की गर्दन कटी हुई है। उसको वो सीधे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ने भी जब उनको देखा कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो जिला चिकित्सालय रायबरेली के लिए रेफ़र कर दिया। ये
जब ये दूसरी घटना यानी जिला अस्पताल में राम सुमेर कटियार ने ये बात मोनिका के मुंह से सुनी, तो उसको समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो भी इसी से संबंधित होंगी। लड़कियों ने अपना पता फतेहपुर का जो बताया उस पर ये चल दिए राम सुमेर कटियार पता करने के लिए कि वास्तविकता क्या है। वो वो ग्राम किसोई पहुँचे जो थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर का गांव है। वहाँ ये पता लगा कि जो राम सुमेर नाई है उसकी बेटी है नीलू। उसकी 4 संतानें थीं राम सुमेर की। एक तो उसका लड़का था अनिल उर्फ टिंकू, दूसरा सुनील उर्फ फुल्लू, और 2 लड़कियां थीं नीलू और शीलू। नीलू की शादी छोटे नाई से और शीलू की शादी राधेश्याम नाई से हुई थी। नीलू की शादी हुई थी वहीं स्थानीय रूप से हुई थी। उसके पति का नाम छोटे नाई सनाफ गुलजारी लाल नाई, मकरीपुर, थाना सुल्तानपुर घोष फतेहपुर, और शादी कोई 14 साल पहले इनकी हुई थी। छोटे नाई और नीलू से 4 लड़कियां ही थीं, सोनिका, मोनिका, रीतिका और दीपिका। और छोटे और उसके दोनों साले अनिल और सुनील, ये लोग अहमदाबाद में कहीं पर किसी फर्म में लेबर का काम करते थे। जब 4 बच्चियां हो गईं इसको नीलू को, तो अब हस्बैंड तो इनका अहमदाबाद में रहता था। अपनी बात उससे कहने सुनने का मौका हमें नहीं लगता है मिलता रहा होगा। गांव की औरतों ने बताया कि ये लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं और शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी लड़कियां जब जवान होंगी। तो लड़के क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका पता करने के लिए गांव के बाहर कहीं पर बरम बाबा रहते हैं। बरम बाबा समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर भारत में लगभग हर गांव में या हर बड़े गांव में जो 4-5 गांव मिला के होते हैं, वहाँ पर एक बरम बाबा की समाधि होती है, एक चबूतरा होता है। ब्रह्म बाबा उनको कहते हैं कि पहले तो इसको ब्रह्म बाबा भी कहा गया है और बरम बाबा कहते हैं। जो लोग गांव देहात के परिवेश से होंगे उनको पता होगा कि बरम बाबा का क्या महत्व है। बरम बाबा उसको कहते हैं कि जब किसी ब्राह्मण ने या तो उसकी हत्या हो गई या उसने स्वयं जान दे दी, किसी प्रताड़ना की वजह से, किसी मानसिक कष्ट की वजह से, तो वो बरम हो जाता है। और स्थानीय लोग अपने इस पाप को या अपनी इस गलती को कि उनकी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उनके लिए पीपल के पेड़ के नीचे एक स्थान बना देते हैं, एक चबूतरा बना देते हैं, जिसे बरम बाबा का स्थान कहा जाता है। और उनकी किसी ने मदद की होगी, तो वो जब उनके चबूतरे के पास खासकर महिलाएं जब आती हैं, तो वो बरम बाबा उनके सिर पे आते हैं। यानी वो महिला के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वो स्त्रीलिंग में बात नहीं करते, फिर वो पुल्लिंग में बात करते हैं। और गांव वाले सब मजमा लगा के ये सुनते हैं कि बरम बाबा आ गए हैं और ये हमारी सारी समस्या का समाधान करेंगे। बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ हैं बरम बाबा के नाम पे। पहले बहुत पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े स्थान थे उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जो बरम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आजकल भी आप YouTube में देखेंगे कि कहीं कहीं किसी स्थान पे महिलाएं जाके सिर झटक के अपना और बड़े बाल बिखरा के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, और एक उनका जो पुजारी होता है वो उनसे सवाल पूछता है और फिर वो सवाल का जवाब देती हैं। तो बरम बाबा का प्रवेश पुजारी के पास हो जाता है और जो प्रेतात्मा है उसका प्रवेश उस पीड़ित के पास हो जाता है जो दवा कराने के लिए उनके पास आती है। ये तो अलग सेटअप हो गया। और जो गांव देहात का बरम बाबा का सेटअप है उसमें महिला पर ही जो उसकी पुजारिन होंगी या जो वहाँ देखते हैं उन पर ही बरम बाबा आते हैं और उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेरे संज्ञान में है, जब हम लोग पढ़ते थे अपने गांव मिर्ज़ापुर, हमारी ननिहाल थी,
रहने वाला, इलाहाबाद का, ससुराल बनारस की। तो वहाँ जो बातें पता लगती थी, हर जगह उनके गांव में, हमारे अपने गांव में ब्रह्म बाबा का स्थान है। एक बहुत फेमस उस ज़माने में हुआ करते थे ब्रह्म बाबा, भभुआ बिहार में एक चैनपुर जगह है, वहाँ के हरखू ब्रह्म, जो लोग बिहार से संबंध रखते होंगे या इधर मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर और इस अंचल में संबंध रखते होंगे, उनको हरखू ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी होगी। वहाँ पर लोग जाते हैं किसी विपत्ति में, और ख़ासकर महिलाएं जिनके बच्चा होने में दिक्कत होती है, या बच्चों की कोई समस्या होती है, या बच्चों से रिलेटेड कोई तकलीफ़ होती है, वहाँ पर जाते हैं। ब्रह्म बाबा किसी के सिर पे आते हैं, उनसे पूछा जाता है और फिर वो उसका जवाब देते हैं और उस तकलीफ़ का निदान बताते हैं। भभुआ में चैनपुर के हरखू ब्रह्म बाबा के बारे में एक बात बताई गई कि ये राजा के पुरोहित थे, और राजा ने तीसरी या चौथी एक शादी की। जो नई पत्नी आई, उन्होंने इनका राज पुरोहित का मकान कोई राजभवन के पास ही बना हुआ था, राजा के उस किले के पास ही बना हुआ था, और उसे देखकर वो बिगड़ गईं कि इतना बढ़िया मकान या इतना बड़ा मकान महल के सामने नहीं होना चाहिए। राजा ने वो मकान गिरवा दिया। जब राजा ने वो मकान गिरवा दिया तो राजपुरोहित 21 दिनों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले राजा की जो पहली पत्नी थी, पहली जो रानी थी, उनकी बड़ी लड़की, उसको पता लगा कि मेरी नई सौतेली माँ जो आई हैं, उनके कहने पर पुरोहित जी का घर गिराया गया है, तो वो भाग के वहाँ पहुँची। उस समय वो 21वां दिन ही उनका अन्न जल त्यागने का चल रहा था। उनके पास पहुँची, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मैं आपको पानी पिलाना चाहती हूँ। उन्होंने एक कटोरे में उनको पानी पिया। पानी पीते ही पुरोहित ने ये कहा कि जा, सिर्फ तेरा ही वंश चलेगा, किसी और का वंश नहीं चलेगा। ये कह के उन्होंने प्राण त्याग दिए, और ये कहा गया कि वो ब्रह्म हो गए वहाँ पर, और आजकल वो ब्रह्म बाबा के नाम से मशहूर हैं। जब ये घटना हो गई, उसके पुरोहित के मरने के बाद जब वो ब्रह्म बाबा हो गए, तो उसी के तुरंत बाद पड़ोसी के राजा ने चैनपुर में आक्रमण कर दिया, और लड़ाई चली। लड़ाई में चैनपुर के इस राजा का समूल नष्ट हो गया। बताते हैं कि चैनपुर में आज भी इनके राजा के महलों का महल है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, और उस भीषण लड़ाई और चैनपुर के राजा की बर्बादी की गवाही आज भी वो महल देता है। तो ये किंवदंती है, ये किंवदंती है, आपको सब जगह मिलेगी, या जो लोग वहाँ के हैं वो आपको बता देंगे कि ये चैनपुर से संबंधित है। दूसरे एक ब्रह्म बाबा हैं जो पांडेपुर, बनारस में गोमती नदी के तट पर हरिहरपुर के आसपास हैं, और उनको बरेछे ब्रह्म कहते हैं, बरेछे ब्रह्म। वहाँ पर भी लोग, खासकर महिलाएं वहाँ जाती हैं, और जो वहाँ पर स्थान पर बैठ के जब उनका ध्यान किया जाता है, या जो भी वो ये क्रिया करती हैं, ईश्वर जाने वो सही है गलत है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आस्था वालों के लिए वो बिल्कुल सही है, जो जिनकी आस्था नहीं है वो इसको तरह तरह से इसको डिनाई करते हैं, तरह तरह से कहते हैं कि ये पाखंड है, आडंबर है। इसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये है और ये वास्तविकता है, ये यथार्थ है कि आज भी ग्रामीण परिवेश में लोग इन्हीं सब चीज़ों में यकीन करते हैं, और उनके मन से उस यकीन को हटाना बहुत 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 मुश्किल है। तो ये वहाँ कहते हैं कि वहाँ वो बाबा थे जो इन्होंने किसी गांव के किनारे आम के पेड़ के पर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने उनकी मदद जिस किसी ने की थी, कोई महिला थी वहाँ पर, उनको पानी पिलाया था या खाना खिलाया था, तो उनके सर पे वो आते हैं और लोग उनसे फिर तरह तरह के सवाल करते हैं। ये भी बताया गया कि जो पीड़ित पक्ष है, अगर वो उनकी शरण में आता है ब्रह्म बाबा के, तो परेशान करने वालों का समूल नाश कर देते हैं ब्रह्म बाबा। शक्तिशाली ब्रह्म माना जाता है इनको गांव देहात के परिवेश में। तो ये भी बताया जाता है, आप अगर कभी आपको बरेछे ब्रह्म के आसपास जाने का मौका मिले, तो वहाँ जो भी उसकी देखभाल करते हैं या जो भी ये सब
कर्मकांड क्रियाएं करते हैं, वो आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल बताएंगे कि फलां परिवार समूल नष्ट हो गया, उनका वो निर्वंश हो गए, यानी उनका वंश आगे नहीं चला। तरह तरह की बहुत ढेर सारी बातें आपको वो बताएंगे। इसी तरह मेरी ननिहाल जहाँ है मिर्ज़ापुर, वहाँ पर धनावल में भी एक ब्रह्म बाबा हैं, जो बचपन में हम लोगों ने जहाँ ये देखा है, जिसकी वजह से हम आपको ये बात बता पा रहे हैं। वैसे अब हर गांव में, गांव के किनारे एक ब्रह्म बाबा हैं। एक बात और, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के कैंपस में भी एक ब्रह्म बाबा हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ये बच्चे एडमिट होते हैं, आज से 4-5 साल 6 साल पहले की बात है, जब बच्चों की बहुत जो बुखार होता था उनको, इंसेफ्लाइटिस जैसा कौन सा बुखार होता है, चाइनीज़ या जापानीज़, जिसमें बच्चों की जान चली जाती है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की, नवजात बच्चों की। तो वहीं जहाँ इनका ये हॉस्पिटल का ये वो जो बेड्स हैं, 200-300 बेड्स बने हैं, उसी के पास में ये ब्रह्म बाबा का स्थान भी है। वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चे की कुशलता के लिए कामना करती हैं, और वहाँ ब्रह्म बाबा को खड़ाऊँ और लंगोट चढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्म बाबा को वहाँ पर लोग खड़ाऊँ और लंगोट चढ़ाते हैं, ये उनकी आस्था है। और वहाँ भी लोग ये बताते हैं कि ब्रह्म बाबा जिसके ऊपर खुश हो गए, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से निकला है। ये कुछ उस तरह की बात हुई जैसे उस समय गूगल तो था नहीं, किसी को कोई समस्या हुई तो उन्होंने कहा साहब फलाने ब्रह्म बाबा के स्थान पे चलिए, गांव के पास के ब्रह्म बाबा के स्थान पे चलेंगे। और वहाँ गए तो जिनके सिर पे ब्रह्म आया तो उनसे पूछा जाता था कि फलां कैसे मरे थे, फलां कैसे मरे थे, उनका क्या है, इनको कौन परेशान कर रहा है। तो वो बताएंगे कि वो फलां आदमी है, वो एक्सीडेंट में ऐसे ऐसे मरा था, और फिर उसकी बॉडी को जलाते समय ये हो गया था, वो हो गया था। इस तरह की, जैसे कोई आदमी खुद देख के और खुद बोल रहा हो, जैसे हम गूगल पे किसी समस्या को लिखते हैं, उसका जवाब आता है। तो उस समय ये गांव देहात में ये गूगल बाबा ही आप इनको समझें कि कोई आप समस्या बताइए, उसका समाधान बाबा के पास ज़रूर होता था। तो इस तरह से जब नीलू को महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने ये सलाह दी कि ब्रह्म बाबा के स्थान पे चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उनको लेके गई और ब्रह्म बाबा आए सिर पर। और फिर इसने पूछा कि हमको 4 बच्चियां हो गई हैं और हमें तो बेटे की चाहत है, बेटा हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन परेशान कर रहा है, या किस वजह से नहीं हो रहा है, या कब होगा, जो उत्कंठा होती है एक महिला के मन में, वो सारी बातें उन्होंने पूछी। और ब्रह्म बाबा बोले कि देख, तेरे पति में, तेरे आदमी में तो बेटा पैदा करने का योग ही नहीं है, लड़कियां हैं, लड़कियां तुझे होंगी, तो इस आदमी से तो तुझे बेटा नहीं मिल सकता। कुछ ऐसी बात की, वो मायूस होकर आ गई, लेकिन उसके मन में एक उत्कंठा थी, या उसके मन में एक ललक थी कि मुझे बेटा, 4 बेटियां हो चुकी हैं, मुझे बेटा ही चाहिए। और उस बेटे की ललक ने, और ब्रह्म बाबा का ये कथन कि ये तुम्हारा पति जो है ये तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, बेटियां ही दे सकता है, इससे उसने और भी ऑप्शंस तलाशने शुरू किए कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, हमें और ऑप्शन तलाशने होंगे। वो वहीं गांव के ही एक राजू यादव था, उससे उसने संबंध बनाए, और फिर अपना घर छोड़ के, छोटे नाई का घर छोड़ के, वो राजू यादव के घर बतौर पत्नी रहने लगी। लेकिन जब उसको फिर राजू यादव से संतान पैदा हुई तो वो भी एक लड़की थी, यानी 5वीं लड़की हो गई, और इसका नाम विनीता रखा गया। लेकिन इस बात से सबसे अधिक व्यथित हुआ नीलू का पति छोटे नाई, जो अपने दोनों सालों के साथ अहमदाबाद में काम करता था। अहमदाबाद में एक MG टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड है, JID छत्राल कड़ी क्लोर अहमदाबाद, जहाँ पर ये दोनों साले उसके और वो खुद तीनों लेबर का काम करते थे और वहीं रहते थे। छोटे ने अपने साले अनिल उर्फ टिंकू को ये बताया कि मेरी बड़ी बदनामी हुई, और ऐसा उसने वो दूसरे के घर बतौर पत्नी रहने लगी, और क्या फ़ायदा हुआ उससे भी लड़की ही पैदा हुई, तो अब इस बदनामी को कैसे दूर किया जाए।
अनिल बार बार ये बात सुन के वो भी परेशान होने लगा और फिर इन दोनों ने मिलके एक रास्ता निकाला कि अब इसको, नीलू को इसके रास्ते से और जो राजू यादव की संतान है विनीता, इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना है और इन दोनों को जब तक हम लोग मार नहीं देंगे हमारे कलेजे की आग नहीं बुझेगी। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ से चलेंगे, कैसे उसको बुलवाएंगे। सारा जिम्मा दिया गया अपने दूसरे बहनोई अनिल ने राधे श्याम को, जो शीलू का पति था। नीलू और शीलू दो ही बहनें थीं, वो ऊंचाहार में ही रहता था। उसको ये जिम्मा दिया गया कि तुम किसी भी बहाने कैसे भी इसको अपने यहाँ बुलवाओ, चाहे शीलू से फ़ोन करके बुलवाओ, तबीयत ख़राब होने का बहाना बुलवाओ, कैसे भी करके तुम इसे बुलवाओ, हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और इन दोनों को मार देंगे। हम किसी, जो हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, हम उस बेइज्जती का बदला इन्हीं दोनों से लेंगे। ये तय करके फिर वही हुआ। दोनों को बताया गया कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख के बीच में ये आ जाएंगी और फिर छोटे और अनिल गंगा के इस पार इनका इंतज़ार करते रहे और अपने 3 बच्चों सोनिका, मोनिका, विनीता और खुद नीलू, ये तीनों अपने गांव से गंगा पार करके इस तरफ आ गईं। खरौली में इनको सबको वो लेके ऊंचाहार गया। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन पर राधे श्याम, जो इनका दूसरा बहनोई था, वो इंतज़ार कर रहा था और उसने यही बताया कि हाँ सारी सब लोग, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और चलो ऐसा है वैसा है। और फिर उसी प्लान के तहत उनको रास्ते में चाकुओं से उनकी गर्दन काट दी गई। पूरी बात सुनने के बाद वहाँ गए गांव पर, इसके जो इनका गांव है राम सुमेर, कटियार गए इनके गांव किसोई में, सुल्तानपुर घोष में। वहाँ ये बताया लोगों ने कि वहाँ इन लोगों ने बताया कि राम सुमेर कटियार को ये बताया कि ये नीलू, इसकी शादी जो है छोटे राम सुमेर की 2 बेटियां थीं, नीलू और शीलू, और इसकी शादी छोटे नाई सन ऑफ गुलजारी लाल नाई गांव मकरीपुर, थाना सुल्तानपुर घोष के साथ 14 साल पहले हुई थी। और वहीं से पूरा किस्सा इन लोगों की समझ में आ गया। जब ये पहुँचे वहाँ राम सुमेर के पास, तो इन्होंने पूछा भाई आपके दोनों बच्चे कहाँ हैं इस समय? तो उनका, मेरे दोनों बच्चे लेबर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं अहमदाबाद में। उनसे कहा गया कि उनका नंबर दे दीजिए। सब इंस्पेक्टर कटियार ने वो नंबर लगाया और अनिल ने फ़ोन उठाया, अनिल उर्फ टिंकू ने। उनसे पूछा भाई तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि साहब हम तो अहमदाबाद में हैं इस समय। तो बोले कल कहाँ थे? बोले साहब हम कल भी अहमदाबाद में थे। तो वो कहाँ है छोटे? बोले छोटी भी यहीं पर हैं अहमदाबाद में। उनका अच्छा ठीक है, आप लोग अहमदाबाद में हैं, अपना टिकट कटाइए और कल परसों तक आप यहाँ आ जाइए, आपके बयान लेने हैं। ये बात बताई और बात ऐसा लगा कि वो लड़की, जो छोटी लड़की बता रही थी कि कैसे हमारे पिता, मौसा और मामा ने इस तरह से मारा है, तो उस बात में ऐसा लग रहा था कि अब कुछ कंट्रडिक्शन आ रहा है। हो सकता है वो लड़की गलत बता रही हो, कुछ छिपा रही हो, या उसको किसी ने समझा दिया हो कि जब पुलिस पूछे तो क्या क्या बताए। पुलिस वाले के मन में तमाम शक उत्पन्न होते हैं जब इस तरह के कंट्रडिक्शन लोगों के बयान में आते हैं। खैर, जब उसने ये बताया कि वो अहमदाबाद में है और ये कहा कि साहब हमने रिजर्वेशन करा लिया है, मुझे पता लग गया था, और मैं यानी सुनील और उनका भाई अनिल उर्फ टिंकू और बहनोई छोटे, हमने तीनों का रिजर्वेशन करा लिया है और परसों नहीं नरसों हम लोग वहाँ पर फलां गाड़ी से पहुँच जाएंगे। और राम सुमेर ने कहा कि आप लोग वहाँ पे हैं, इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी लाइएगा कि इस दिन से इस दिन तक हम यहाँ काम करते रहे और अब छुट्टी पर जा रहे हैं। ये प्रमाण पत्र भी उसने बनवा लिया कि ये तीनों लोग यहाँ पर काम करते रहे और इस तारीख को छुट्टी पर ये अपने गांव फतेहपुर जा रहे हैं। अब ये दिक्कत थी कि अगर ये लोग नहीं हैं तो है कौन? इसी बीच में किसी ने कहा कि साहब ये झूठ बोल रहा है, इतनी गलती बच्चों से नहीं हो सकती है, 2 बच्चे हैं और ऐसे कैसे गलती इनसे हो जाएगी। और फिर इन दोनों के, इन तीनों के CDR की लोकेशन निकाली गई, इनके मोबाइल फ़ोन की।
तो ये पता लगा कि ये उस समय भी सुनील को छोड़ के सिर्फ सुनील को वहाँ छोड़ा था। इस तरह के कागज़ पत्तर और बाद में नाम से रिजर्वेशन टिकट निकलवा लेना, क्योंकि एविडेंस बहुत बड़ा होता है कि साहब हम तो फलां गाड़ी से चले थे, ये साहब मेरा रिजर्वेशन था, ये रिजर्वेशन स्लिप पे इस नंबर पे मेरा नाम था और मैंने ये फॉर्म भर के रिजर्वेशन अपना कराया था, और साथ में वो टिकट लगा देते हैं कि साहब हम तो थे ही नहीं मौके पे। तो जब ये पता लगा कि ये लोग यही हैं, उसी घटना स्थल के आसपास के गांव में थे, तो फिर पुलिस ने इनको ढूंढ के, इसके पहले कि उनके आने का टाइम होता, उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके छोटे, अनिल, टिंकू, राधेश्याम, इन सब लोगों को जेल भेज दिया गया। इसमें बात ये है कि एक तो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया गया ये कत्ल, जिसमें एक महिला और एक बेटी की हत्या हुई। एक तो वो जो अंधविश्वास आप इसे कह सकते हैं, या जो प्रैक्टिस में है आजकल गांव में, जो अशिक्षित लोग हैं कि साहब जो फलां बाबा ने या फलां तांत्रिक ने या ब्रह्म बाबा ने जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है, उसके इतर अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। एक तो उस बात को मान के अपना पूरा जीवन वो ख़राब कर लिया उस महिला ने, और दूसरा उनके मारने वालों ने भी इतनी पक्की प्लानिंग की थी कि अगर ये चूक हो जाती पुलिस से कि उनकी इस समय की लोकेशन जो वो अपने आप को अहमदाबाद में बता रहे थे वहाँ न हो कि यहाँ पे है, और ये मान लिया जाता, तो वो उस दिन ये लोग प्रकट होते उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो गाड़ी आती है और ट्रेन जब आती है उस टाइम पे प्रकट होते। सबके हाथ में एक एक रिजर्वेशन का टिकट होता, सबके पास वो सर्टिफिकेट होता कि हम फलां तारीख से फलां तारीख तक अहमदाबाद के फलां MG टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। और फिर पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत होती कि आखिर जब ये लोग अहमदाबाद में थे तो इसे मारा किसने। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।